अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हुकूमत बड़ा झटका खाया, बड़ा ज़बरदस्त झटका खाया उस वक्त जब रिज़र्व सीट का फैसला दिया। और ये फैसला बहुत ही अजीबोगरीब फैसला है, बहुत ही अजीबोगरीब फैसला है। हम ये नहीं देख पाते कि कौन सी ज्यूरिडिक्शन है जिस पे ये फैसला दिया गया है। हम यही तो रोते हैं कि अगर जजेस बैंकिंग कोर्ट्स के और सिविल कोर्ट के और मैरिजेस केस करने वाले, ज़मीनों का केस करने वाले, क्रिमिनल केस करने वाले, अगर ये इस एक्सपीरियंस से आला अदालतों में जाकर कॉन्स्टिट्यूशन पे जो एक प्योर सब्जेक्ट्स है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट्स है, उस पे फैसले करेंगे, तो पाकिस्तान के अंदर कई ऐसे फैसले अदालती हैं जिसको खुद सुप्रीम कोर्ट में मौजूद जजेस ने उठाकर फेंका है। और छोटे मोटे कोई एक आध जज ने नहीं, मुत्तफ़क़ा फैसले आए हैं। और ये फैसला जो रिजर्व सीट का है, ये भी पूरी दुनिया से आदमी पूछ रहा है, भाई कौन सी किसी भी मुल्क में, किसी पाकिस्तान में कोई ऐसा आपके कोई ऐसा आपका फैसला मिलता है जिसमें इस किस्म का फैसला आया हो कि एप्लीकेंट यानी कोई और है, लोअर कोर्ट से ऊपर हम गए हैं, अदालत में पहुंचने वाली एक अलग सियासी जमात है, अदालत ने फैसला इन दोनों को देखे बगैर तीसरे को जो आया ही नहीं है उसके हक में एक ऐसा फैसला दे दिया जो रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। बड़ा टफ इलेक्शन कमीशन ने इस दफ़ा जवाब दिया है, और कानूनी जवाब दिया है, क्योंकि ये फैसला अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनलॉफुल है, जिसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती पाकिस्तान में, जिसको कहीं से भी साबित नहीं किया जा सकता कि ये कानूनी और आईनी फैसला है। बस सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, उनके जजेस ने कर दिया, जो मर्जी है कर दिया। और इस फैसले के पीछे मकासद साफ हैं। एक तरफ कि कोई आइंदा 3 साल के लिए चीफ जस्टिस ना रह जाए, और दूसरा ये कि पॉपुलर और सियासी फैसले कुछ लोग इतने मरूब हो चुके हैं सोशल मीडिया से कि जनाब उन्हें खुश करने के लिए फैसले देते हैं। आइन और कानून तो घर गई। हम तो ये सुनते थे कि डिक्टेटर हैं, आर्मी वाले हैं, वो कहते हैं और कहा भी है कि आइन एक मोम की नाक है, जिस तरफ हम चाहेंगे मोड़ देंगे। ये तो डिक्टेटर कहते थे जिनका कानून और आइन से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन हरकत तो वो कर रहे हैं जो आइन और कानून के कस्टोडियन कहलाते हैं। तो मैं तो अपनी जगह और मेरे साथ बहुत सारे लोग इस जगह पे कायम हैं कि पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल और सियासी केसेस और ये जो हुकूमत के अहम तरीन केसेस हैं, इन्हें सुप्रीम कोर्ट में ना जाने दें, बल्कि इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाएं और इसमें अपॉइंट भी उन लोगों को रखा जाए जिनकी क्वालिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन पे हो, एक्सपीरियंस कॉन्स्टिट्यूशन पे हो, ताकि वो मुनासिब वहाँ पे आपके फैसले दे सके। ये ऐसे ही फैसले आएंगे। इनको कहें 57,000 केसेस सुप्रीम कोर्ट में अवाम के पड़े हैं सालों से, इन्हें सुने, ताकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड ना हो, जो कि हो रहा है। अब हुकूमत भी, इलेक्शन कमीशन ने तो टफ फाइट दे दिया और लीगल इशू उठा लिया और कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। इस फैसले को जो रिजर्व सीट के हवाले से है, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनलॉफुल है, इस हुकूमत पे भी जिसकी बहुत पावर्स है उसको भी शर्म आ गई है। इत्तेहादियों ने यह फैसला किया है कि हम पार्लियामेंट में लेके जाएंगे, और पार्लियामेंट में क्या कर सकते हैं क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी इनकी है नहीं। कानून साजी तो 189 पे भी होना चाहिए और चीज़ों में भी होना चाहिए, लेकिन क्या करारदाद लाएंगे, मुजम्मत करेंगे, पार्लियामेंट की मुजम्मत होगी, तो यहाँ तो आइन और कानून की रिस्पेक्ट नहीं है, तो आपके पार्लियामेंट में करारदाद की क्या रिस्पेक्ट होगी। लेकिन बहरहाल हुकूमत जा रही है, और अगर हुकूमत ये फैसला कर लेती है कि हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनलॉफुल फैसले को नहीं मानेंगे, तो फिर इन जजेस के लिए मुश्किलात होंगी, क्योंकि ये अपने फैसले को इम्प्लीमेंट करने के लिए कहाँ जाएंगे। एक दफ़ा माजी में फ़ौज को बुलाया गया था तो कहा था कि हम
मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आते हैं, आप हुकूमत को राब्ता करें। और हुकूमत ने साफ तौर पे कह दिया था कि हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसला नहीं मानेंगे, तो वो जजेस उन फैसलों के साथ डह गए। तो क्या आज की हुकूमत भी इतने ही फर्म और स्ट्रॉन्ग है? ये इत्तेहादी हुकूमत कि पार्लियामेंट में करारदाद के साथ साथ अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनलॉफुल फैसले को ना माने? इंतज़ामी इख्तियारात तो आपके पास हैं, तो ये अदालतें, तो लड़ाई उधर तो सारे यानी पार्लियामेंट के इख्तियारात और एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात आर्टिकल 97 की धज्जियां फिक्र कर सब खींच ली गई हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? तो सुना है कि हुकूमत ने अटल फैसला कर लिया कि वो भी ऐसा अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसला नहीं मानेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत आर्टिकल 6 लगाने जाती है। शुरू में जबकि एक जज ने कहा, 5 रुकनी जज ने में से, कि भाई आर्टिकल 6 का केस है, हुकूमत नहीं गई, डर गई, घबरा गई। अब जब वो देख रही है कि एक सियासी जमात हद से ज़्यादा तजावुज़ कर गई है, तो एकदम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आर्टिकल 6 की बात कर दी, फिर मुद्दम हो गए, फिर खामोश हो गए। पार्टी फॉरेन फंडिंग केस में मुकम्मल तौर पर यह पार्टी बैन होने की पोजीशन में थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर उन फाइंडिंग्स की बुनियाद पर उन फैसलों को सामने रखें तो आर्टिकल 17 तो है ना, आइन में है। अब बहुत से लोग चैंपियंस जमहूरियत के आ गए कि सियासी जमातों को बैन नहीं होना चाहिए। तो आप आईनी आदमी हैं, तो फिर आइन से आर्टिकल 17 से निकाल दें कि कोई भी सियासी जमात, चाहे वो मुल्क दुश्मन हो, चाहे वो कुछ भी करे, उसको आप बैन नहीं करेंगे। ठीक है, आइन से निकाल दें। लेकिन अगर आर्टिकल 17 में इन पार्लियामेंटेरियन जो आइन साज असम्बली थी उसने रखा है, तो सोच के रखा होगा ना कि कोई ऐसी जमात जो मुल्क के खिलाफ साजिश करे, जो आइन और कानून की धज्जियां पकड़ दे, जो मुल्क के लिए नुकसानदेह हो और जिस पे पाबंदी लगने के सारे सबूत हों, उन पर लगाया जाए। हम जमहूरियत पसंद हो जाते हैं, लेकिन किसी सियासी जमात में कहीं किसी रवैये में, किसी शख्स के रवैये में, किसी आदमी के, और जो ये सहाफ़ी है, जो लोग, जो सियासी लोग ये जो जमहूरियत पसंद की बात करते हैं, वो खुद भी जमहूरी नहीं होते हैं और बात करते हैं कि जमहूरियत में आप पाबंदी न लगाएं। तो हुकूमत यहाँ पर भी कहकर खामोश है। अब देखना है कि पार्लियामेंट में ये गए हैं इस रिज़र्व सीट के फैसले के अगेंस्ट, और उन्होंने स्टैंड लिया है कि हम गैर कानूनी गैर आईनी फ़ैसला नहीं मानेंगे। तो आया हुकूमत कहाँ स्टैंड करेगी? तो दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।